उस शाम जोशु मेकअप के उस माहिर को ले आया जिसका उसने तस्करा किया था। ये वो शख्स नहीं था जिससे मैं अमेरिका में गुज़श्ता बार अपने क़याम के दौरान मिला था। बहरहाल वो अपने काम में वाकई बाकमाल था। उसके फारिग होने के बाद मैंने आईना देखा तो देखता रह गया। सच तो ये है कि अपना असल चेहरा मेरे तसव्वुर में भी नहीं उभर रहा था। तहजीब के चेहरे में भी कुछ ज़रूरी तब्दीलियाँ की गईं। उसकी पेशानी कदरे मुतवर्रम हो गई और ठोड़ी को बेज़वी शक्ल दे दी गई। वो आईने में अपना अक्स देखकर बेइख्तियार हंसने लगी। उसने सताइशी लहजे में कहा, मेकअप का ये तरीका हैरत अंगेज है। तहजीब ने जवाब दिया। मैंने कहा, मैंने पहले तुम्हें इस कमाल के बारे में नहीं बताया। तहजीब ने कहा, नहीं। मैंने कहा, मिस्टर जोशु ने इस मेकअप के जरिए मेरी बड़ी मदद की थी। खैर, कभी तफसील से बताऊंगा। तहजीब ने कहा, इस फार्मूले के लिए तो मुजरिम तंजीमें लाखों करोड़ों भी खर्च कर सकती हैं। मैंने कहा, यकीनन ये ऐसी ही चीज है। जोशु हमारे साथ अपने कुछ आदमी भेजना चाहता था, लेकिन मैंने एहतियातन इनकार कर दिया। फ्लैट की लोकेशन समझने के बाद मैं तहजीब को लेकर अपने क़याम अमरीका के दूसरे मरहले के पहले ठिकाने की तरफ चल दिया। फ्लैट तक पहुंचने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। चाबी मेरे पास थी। हम फ्लैट में दाखिल हुए तो हमारी आंखें ही खुल गईं। बहुत बड़ा फ्लैट था। 5 कुशादा कमरे, 4 बैल्कनियां। पूरा फ्लैट एयर कंडीशन था। पूरे फ्लैट की आराइश यकीनी तौर पर बेहद महंगी और काबिल दीद थी। जरूरत की हर चीज उस फ्लैट में मौजूद थी। तहजीब ने सबसे पहले किचन का रुख किया और बेहद खुश नजर आई। उसकी आंखों में उस बच्चे की सी खुशी झलक रही थी जिसे अपना मनपसंद खिलौना मिल गया हो। मैंने उसे छेड़ा, कहा, अपनी मुमलिकत को देखकर कितनी खुश हो रही हो। वो बोली, हाँ, एक उम्र के बाद पहली बार तो अपनी मुमलिकत नसीब हुई है। उसके लहजे में हसरत थी। बोली, अब मैं भी हुक्मरानी कर सकूंगी। मैं उसे देखकर मुस्कुराता रहा। उसका अंदाज उस बीवी का सा था जिसे कई बरस किराए के मकान में गुजारने के बाद अपना घर नसीब हुआ हो। फिर उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा। उन निगाहों में अजीब सी कैफियत थी। उस वक्त उसे देखकर मुझे अपना वतन याद आ गया। उसके खमीर में बहरहाल मशरिक की आमेजिश थी। वो मशरिक और मगरिब का बेहद दिलकश इम्तिजाज थी। मैं उसे वालेहाना अंदाज में देखता रहा, लेकिन मुझे इसका एहसास बिल्कुल नहीं था। उसने शर्मगी लहजे में पूछा, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? ये कहकर उसने नजरें झुका ली। मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस कुछ सोच रहा था। उसने नजरें उठाए बगैर पूछा, क्या सोच रहे थे? मैंने कहा, मैं सोच रहा था कि मिस्टर जोशु ने तो कमाल ही कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे वो घरेलू जिंदगी से पूरी तरह वाकिफ हूँ। खैर, आओ कमरे में चले, मैंने बात बनाते हुए कहा और उसका हाथ थाम कर उसे कमरा नशिस्त में ले आया। कमरे में आते ही मैंने बड़ी खिड़की के पर्दे समेटे और मैकेनिज्म की मदद से खुलने वाले खिड़की के पट खोल दिए। ठंडी हवा के नरम नरम झोंके कमरे में आए और खुशगवारियत का एहसास दिलाने लगे। तहजीब भी मेरे पास आ खड़ी हुई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने शरारत भरे लहजे में कहा, हाँ, तुम पूछ रही थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ। उसने हया आलूद लहजे में कहा, नहीं, अब कुछ नहीं सुनूंगी। मैंने कहा, तहजीब, ये हकीकत है कि हम दोनों एक दूसरे को कबूल कर चुके हैं। अलबत्ता हमारे दरमियान कुछ रसूमात हायल हैं। अब मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर वतन जाऊं, तुमसे शादी करूं और तुम्हें अपने घर वालों के सुपुर्द कराऊं। तुम नहीं जानती, मेरे वतन में शादी इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन चीज है कि मैं बता नहीं सकता। तहजीब ने कहा, मुझे यकीन है अली, तुम ठीक कह रहे होगे। जानते हो मेरी जिंदगी किस अंदाज में और किन लोगों के दरमियान गुजरी है। लेकिन अली, शायद किसी वजदानी जज्बे के जेरे असर मैंने खुद को हमेशा बचा कर रखा। शायद तुम्हारे लिए। लेकिन अली, तुम्हारा मकसद पूरा होने से पहले मैं तुम्हें ख्वाब भी नहीं देखने दूंगी। मैंने जज्बात से बोझल आवाज में कहा, मैं तुम्हारी अजमत को सलाम करता हूँ तहजीब। तुम्हारा मेरे मकसद को कबूल करना मेरे लिए तुम्हारी अहमियत को कहीं से कहीं पहुंचा गया है। उसके लहजे में शिकायत थी। बोली, अब मेरा मकसद न कहो अली, ये हमारा मकसद है। मैंने कहा, हालांकि मेरा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो अब मेरी हर चीज में शामिल हो। तहजीब हंसने लगी। बोली, मेरी बात मुझे लौटा रहे हो? तहजीब ने उसी दिन से फ्लैट का निजाम किसी गृहस्थन की तरह संभाल लिया। बिलाशुबा वो उस जिंदगी को तरसती रही थी और अब ये जिंदगी मिल गई थी तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। हम सिर्फ 2 अफराद थे, लिहाजा हमें किसी मुलाजिम की जरूरत नहीं थी। तहजीब ने खुद खाना पकाया। खाने से फारिग होने के बाद हम मशरकी बैल्कनी में आ बैठे, जहां से जगमगाता हुआ सैन फ्रांसिस्को बहुत खूबसूरत लग रहा था। देर तक हमारी खामोशी गुफ्तगू करती रही। हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। जिस्म में सरशारियां रक्स कर रही थी। न जहन में कोई सोच थी, न दिल में कोई ख्वाहिश। मुकम्मल वारफ्तगी की कैफियत थी। देर तक हमारी निगाहें शहर की जलती बुझती रोशनियों में भटकती रहीं। फिर तहजीब ने आहिस्ता से सर झटका और बोली, अली, अब वक्त आ गया है कि काम के बारे में सोचा जाए। मेरा ख्याल है सबसे पहले तुम माइकल जोशर के मुताल्लिक सोचोगे।
वो सारा तिलिस्म टूट गया। वारफ्तगी के वो महकते हुए चमनजार खुदा जाने कहाँ ओझल हो गए। अब मेरे सामने फर्ज की संगलाख राह गुजर थी। वो एक बहुत शदीद झटका था। मुझे उससे संभलने में कुछ देर लगी, लेकिन मैं तहजीब को एक बार फिर सराहे बगैर न रह सका। वो उस नाजुक बेल की तरह थी जो तनावर दरख्तों को भी सहारा दे सकती है। बिलाखिर मैंने जवाब दिया, हाँ तहजीब, पहले मैं माइकल जोशर ही से निपटूंगा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तहजीब ने कहा, मैं इस सिलसिले में क्या कह सकती हूँ, मुझे सूरत हाल का मुकम्मल इदराक ही कहाँ है। मैंने कहा, तो क्यों ना पहला काम यही कर लिया जाए। एप्रन हॉल का पूरा वाकया मैं तुम्हें बता चुका हूँ। कुछ शरपसंद यहूदियों की साजिशों के नतीजे में यहाँ की पुलिस मेरे पीछे पड़ गई थी। मैं उस वक्त महज एक तालिब इल्म था। लुइशी ने सिर्फ मेरे पाकिस्तानी होने की बिना पर मेरी भरपूर मदद की। उसके बाप और भाइयों ने मुझे पनाह दी और मिस्टर जोशू से मिलवाया। इसका सिला लुइशी को ये मिला कि उसके बाप और भाइयों को जिंदगी से महरूम करके उसे बेसहारा कर दिया गया। जाने वाले कभी वापस नहीं आ सकते। मैं लुइशी को वो सब कुछ वापस नहीं दे सकता जो उससे छिन गया है, लेकिन मैं माइकल जोशर को तबाह जरूर कर सकता हूँ जो लुइशी की बर्बादी का जिम्मेदार है। ये मेरे लिए एक फर्ज की हैसियत रखता है। फिर माइकल जोशर यहूदियों के लिए बहुत अहम शख्सियत है, इस लिहाज से भी उसे कत्ल करना जरूरी है, लेकिन मैं ये काम आम अंदाज में नहीं करूँगा। उसे कत्ल करने से पहले उसकी जिंदगी में भी मुझे उससे हर मुमकिन फायदा हासिल करना है। डेबू हार्बो भी एक अहम शख्सियत की हैसियत से सामने आया है। उसकी तवज्जो हासिल हो गई तो मुझे अमेरिका में एक मजबूत गिरोह की पुष्टपनाही हासिल हो जाएगी। हम शिकागो जाकर डेबू हार्बो के बारे में भी मालूमात हासिल करेंगे। मेरा काम बहुत तवील है तहसीब, मैं सिर्फ अपने जज्बों का गुलाम हूँ। तंजीम वालों की तरफ से मेरा दिल साफ हो चुका है, लेकिन मैं उनके साथ काम कभी नहीं कर सकूंगा। वैसे भी मैं इनफिरादियत पसंद आदमी हूँ। मैं वो सब कुछ क्यों करूँ जो आम फलस्तीनी कर रहे हैं, तमाम फलस्तीनी तंजीमें कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि यहूदियों की असल कुव्वत अमरीकी यहूदी हैं, और वो यहूदी लॉबी है जो अमरीका में यहूदियों के मफादात के लिए काम कर रही है। मैं उन पर ज़रब लगाना चाहता हूँ। मैं ज़र रसां दरख्त की शाखें काटने का कायल नहीं हूँ, जड़ों पर वार करना चाहता हूँ। दरहकीकत मेरे काम का फ़ायदा फ़लस्तीनी तंजीम को ही पहुँचेगा, लेकिन मैं उनका पाबंद होकर कोई काम नहीं करूँगा। तहजीब ने कहा, तुम दुरुस्त कह रहे हो, इस सिलसिले में मैं तुमसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। मैंने कहा, माइकल जोशर की जो शख्सियत अब तक सामने आई है उससे पता चलता है कि वो यहूदियों के लिए बेहद अहमियत का हामिल है। अमेरिका में मौजूद यहूदी लॉबी ही इसराइल को असल कुव्वत फराहम कर रही है। मैं उन सब को शायद ख़त्म न कर सकूं, लेकिन तंजीम वालों को उनके मुताल्लिक बेहद अहम मालूमात यकीनन फराहम कर सकूंगा। इसके अलावा मैं अपनी बिसात के मुताबिक रास्ते के पत्थर हटाता रहूंगा। अब बताओ, क्या ये तरीक़ाकार बेहतर नहीं? वो बोली, यकीनन, लेकिन मुझे ये बताओ कि माइकल जोशर के बारे में तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा, फिलहाल तो मेरे जहन में कुछ भी नहीं। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम भी इस सिलसिले में सोचती रहो। तहजीब ने कहा, अली, मुझे मेरी जिम्मेदारियों और फराइज से भी आगाह कर दो। मैंने कहा, यह फ्लैट तुम्हारी जिम्मेदारी है और हर वक्त मुस्कुराते रहना तुम्हारा अहम तरीन फर्ज है। इसके अलावा तुम्हें सिर्फ सोचने का काम करना है। तुम्हारी हैसियत खातून खाना की है ताकि हम एक खुशहाल घराने का मुकम्मल और सच्चा तासुर दे सकें। मेरा मकसद समझ रही हो ना? ये इमारत पूरी तरह आबाद है। यहाँ के मकीनों को हम पर किसी भी तरह का शुबा नहीं होना चाहिए ताकि हम सुकून से काम भी कर सकें, और ये फ्लैट हमारे लिए एक बेहतरीन पनाहगाह की हैसियत से बचा रहे। तहजीब ने हंसते हुए कहा, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। और कुछ? मैंने शगुफ्ता लहजे में कहा, बस खाने के मामले में मैं दरवेश आदमी हूँ, जो कुछ खिला दोगी खा लूँगा। वो बोली, और तुम्हारी मसरूफियात? मैंने कहा, तुम्हारा शौहर होने की हैसियत से गमे रोजगार पाल लूँगा। हालांकि अभी तक गमे जाना के दायरे से नहीं निकल सका, लेकिन लोग तो बेखबर है ना। मैंने सर्द आह भर कर कहा। तहजीब झेप गई। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, मेरी बदली हुई शक्ल तुम्हें कैसी लगती है? कहीं मैं बदसूरत तो नहीं हो गया? वो बोली, ऐसी बात कभी न करना अली। असल सूरत से कतई नजर तुम्हारी शख्सियत खद्दो खाल की मोहताज नहीं। मैं तुम्हारे असल हुस्न से वाकिफ हूँ। तहजीब ने संजीदगी से कहा, लेकिन फिर उसकी आंखों में शरारत नाचने लगी। बोली, और अगर तुम आम लोगों की वजह से ये बात पूछ रहे हो जो तुम्हारे बातनी हुस्न से नावाकिफ हैं, तो भी फिक्र न करो। मेरा ख्याल है इस मेकअप में भी तुम बहुत पुरकशिश लग रहे हो। इस बार मैं बुरी तरह झिम गया। तहजीब को हंसी आ गई। मैंने पूछा, हंस क्यों रही हो? बोली, मैं भी तुमसे यही सवाल करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर। दरअसल लड़कियों का मामला मुख्तलिफ होता है। मर्द के मुकाबले में उनके लिए उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत बहुत ज़्यादा अहम होती है। मुझे डर है कि मेरा मेकअप करी हुई नजर हुआ तो। मैंने उसकी बात काट दी। कहा, बस मैं समझ गया, अपनी तारीफें सुनना चाहती हो, कहो तो शायरी शुरू कर दूं। उसने शर्मा कर सर झुका लिया। मुझे अपना वतन याद आ गया।
न जाने उसने शर्माने की वो अदा कहाँ से सीख ली थी। अगली सुबह 10 बजे मैं फ्लैट से निकल आया। सैन फ्रांसिस्को मेरे लिए अजनबी नहीं था, लेकिन मेरे अज़ाइम के पेश नज़र तजदीद नज़ारा बहुत ज़रूरी था। प्रोग्राम के मुताबिक मैंने तहजीब को खातून खाना का किरदार अदा करने के लिए फ्लैट पर ही छोड़ दिया। मैं कदम इस अंदाज में उठाना चाहता था कि लग़्ज़िश का इम्कान न रहे। सैन फ्रांसिस्को में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई थी। एब्रन हॉल के सामने से गुजरते हुए मेरे वजूद में नफरतें मचल उठीं। ये वही नफरत अंगेज जगह थी जिसने मेरी जिंदगी के बहते धारे का रुख बदल डाला था। मुझे पहली बार एहसास दिला दिया था कि मैं नफरत के एतबार से भी शिद्दत पसंद हूँ। मुझे एब्रन हॉल से नफरत थी, वहाँ होने वाले इज्तिमात से नफरत थी। उस रोज भी वहाँ कोई इज्तिमा था क्योंकि पार्किंग लॉट में अनगिनत कारें मौजूद थीं। मेरा जी चाहा कि सब कुछ बर्बाद कर दूं, एब्रन हॉल को बम से उड़ा दूं, लेकिन मैंने ये सोचकर खुद पर काबू पा लिया कि इतनी कीमती नफरत को इतने सस्ते दामों फरोख्त करना हिमाकत होगी। इमारतें तो दोबारा तामीर हो जाती हैं, कारें भी खरीदी जा सकती हैं, लेकिन मुमलिकतें तबाह कर दी जाएं तो सदियों में भी नहीं बनती। मेरे नज़दीक मेरे वजूद में यहूदियों के लिए पलने वाली नफरत बेहद मुकद्दस थी और मैं उसे ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैं उसे आग के तौर पर बरतना चाहता था जो अपने नुक्ता उरूज को पहुंचकर बिलाखिर सर्द हो जाती है। मैं अपनी नफरत को लावा बना देना चाहता था जो अंदर ही अंदर खौलता रहता है और फिर जब आतिश फिशां फटता है तो लावा राह में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है, जिससे सख्त जान जमीन भी पनाह मांगती है। 6 बजे के करीब मैं फ्लैट वापस पहुंचा। तहजीब मुझे देखकर हैरान रह गई। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरे पर इज़्मेहलाल की कैफियत थी। साफ पता चल रहा था कि वो दिन भर फ्लैट को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने में मसरूफ रही है। बोली, अली इतनी जल्दी आ गए तुम? मैंने कहा, ये हाल है तुम्हारा। मुझसे अपनी जिम्मेदारियां और फराइज पूछ रही थीं, लेकिन अमलन सिफर। बोली, क्या मतलब तुम्हारा? मैं समझी नहीं। मैं बोला, मैंने कहा था मुस्कुराना तुम्हारे फराइज में शामिल है। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी, फिर झेंप कर बोली, अब तो खुश हो? मैंने कहा, हरगिज नहीं। मुस्कुराहट तो आराइश वजूद के साथ ही अच्छी लगती है। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर नाकेदाना नजरों से अपना सरापा देखा, फिर शिकायत आमेज लहजे में कहा, लेकिन अली तुम एक बात भूल रहे हो। तुमने कहा था कि फ्लैट मेरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के सिलसिले में मेरा ये हाल हुआ है। खैर तुम बैठो, मैं अभी आई, फिर तुम्हें गरम गरम कॉफी पिलाऊंगी। कुछ देर के बाद वो वापस आई तो नहा धोकर लिबास तब्दील कर चुकी थी और बहुत प्यारी लग रही थी। उस पर मजीद सितम ये हुआ कि मेरी निगाहों की तपिश ने उसके रुखसारों की शमें रोशन कर दी। मैंने उसे छेड़ा, कमाल है, अब भी नहीं मुस्कुरा रही हो। वो मुस्कुरा दी, फिर उसने निगाहें झुकाते हुए कहा, मैं कॉफी लाती हूँ। कुछ देर बाद मैंने कॉफी का पहला घूंट लेकर कहा, खुदा की कसम तहजीब, जिंदगी का मफहूम अब समझ में आया है, हालांकि ये जिंदगी अभी मुकम्मल नहीं। वो मुस्कुराती रही, फिर बोली, अच्छा बहुत हो गई, दिन भर गायब रहे हो, चलो अब पूरे दिन की रिपोर्ट दो। मैंने कहा, कुछ भी नहीं, आज का पूरा दिन आवारा गर्दी की नजर हो गया, पुरानी यादें ताज़ा करता फिरा मैं। बोली, किसी शिनासा से मुलाकात नहीं हुई? मैंने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, इस रूप में तो मेरे लिए कोई शिनासा है ही नहीं, वैसे मिलना मिलाना मेरे हक में बेहतर भी नहीं है, अब तुम रिपोर्ट दो। वो बोली, एक दिलचस्प इतला है तुम्हारे लिए, पड़ोसी की एक खातून से दोस्ती कर ली है मैंने, जेन हार्पर नाम है, बेवा हैं और एक स्टोर की मालिक हैं, मुलाजिमीन कारोबार चला रहे हैं, 4 बच्चे हैं उनके जो ज़ेरे तालीम हैं। मैंने कहा, इसमें मेरी दिलचस्पी की कौन सी बात है? तहजीब ने मायूस होने की अदाकारी की, बोली, नहीं है। हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गई थी कि खातून यहूदी हैं। मैंने कहा, ओ तो बात तो अब भी नहीं बनी। उसने कनपटी को उंगली से खटखटाते हुए जहन पर जोर डालने की अदाकारी की, बोली, मैं शायद कुछ भूल गई हूँ। हाँ, याद आया, वो माइकल जोशर के अकीदतमंदों में से हैं। मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। ओ तो ये बात है, मैंने हिजान खेज लहजे में कहा। तहजीब बोली, वैसे मजहबी इख्तिलाफ से कतई नजर जेन हार्पर अच्छी औरत है, और हाँ अली प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने खुद को यहूदी की हैसियत से मुतारिफ करवाया है, ये बहुत जरूरी था। फिर मैंने उससे माइकल जोशर के बारे में पूछा, लहजे में अच्छी खासी अकीदत भी पैदा करनी पड़ी। मैंने कहा, कोई हर्ज नहीं, जंग और मोहब्बत में सब चलता है, ये बताओ कोई काम की बात भी मालूम हुई? वो बोली, जेन हार्पर माइकल जोशर की अकीदतमंद है और माइकल जोशर भी उसके साथ खुसूसी इल्तिफात बरतता है। इसकी वजह यह है कि आन जहानी मिस्टर हार्पर माइकल जोशर के दस्तराज थे। मैंने जल्दबाजी से गुरेज किया क्योंकि जेन हार्पर काम का मोहरा है
बस दबे लफ्जों में माइकल जोशर की खिदमात को सराहा और इसराइल के लिए उसकी अहमियत को तस्लीम किया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जेन से कुर्बत हो गई। वो मुझसे बहुत मुतासिर हुई। मुझे यकीन है कि वो हमें माइकल जोशर तक पहुंचा सकेगी। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है तहजीब। तहजीब ने मुस्कुराते हुए कहा, किया तो खैर कुछ भी नहीं, अलबत्ता हो गया। मैंने कहा, नहीं तहजीब, ताईद गैबी अपनी जगह, लेकिन तुमने बड़ा काम किया है। मुझे देखो, दिन भर आवारा गर्दी करता रहा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तुमने घर बैठे इतना कुछ कर डाला। बोली, बस मुझे बनाओ नहीं। मैंने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। खैर ये बताओ, तुमने मेरा और अपना तारुफ किस नाम से करवाया? अब तो मुझे भी यहूदी बनना पड़ेगा। वो बोली, तुम साइमन हैकल हो और मैं जोएना हैकल। मैंने कहा, ठीक है तहजीब, उस औरत से और करीब होने की कोशिश करो। बच्चों के लिए तोहफे खरीदो, ये सबसे अच्छा और मौसर तरीका है। तहजीब ने कहा, मैंने भी यही सोचा था, बस तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद देर तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही। मैं उसे अपने वतन के मुताल्लिक बताता रहा। मैंने महसूस किया कि वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती है। फिर हमने रात का खाना खाया और अपने प्रोग्राम पर गौर करते रहे। मैंने कहा, मैं माइकल जोशर से हत्तुल इम्कान फ़ायदा उठाने के बाद उसे कत्ल करूंगा और फिर अली यार खान को भी मंजर-ए-आम पर लाऊंगा। वो बोली, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर एक बार फिर अली यार खान का नाम गूंजे और ओलिव हार्वर्ड को मालूम हो जाए कि वो मुझ पर काबू नहीं पा सका और मैं अब भी मसरूफ़ अमल हूँ। लुत्फ तो तभी आएगा। वो बोली, लेकिन इस तरह तो CIA हमारे पीछे पड़ जाएगी। मैंने चटखारा लेकर कहा, मुझे इसी अंदाज में काम करने में लुत्फ आता है। ये ना हो तो मुसलसल कामयाबियां भी बोर कर देती हैं। तहजीब ने हंसते हुए कहा, मैं दावे से कहती हूँ कि तुम बहुत अजियत पसंद हो। मैं भी मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, सिर्फ यही नहीं, मुझ में ईज़ार आसानी के जरासीम भी मौजूद हैं। बोली, वो कैसे? मैंने कहा, जिंदगी से भरपूर एक लड़की को उसकी ऐश गाह से खारजार जिंदगी में उठा लाया हूँ। ईज़ार आसानी और क्या होती है? तहजीब ने बड़े नाज से कहा, हरगिज नहीं, ये क्रेडिट मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगी। मैं खुद बुराई के रास्ते से उकता चुकी थी। मैंने कहा, ओ तो ये बात है। गोया मैं जिंदगी के सबसे बड़े क्रेडिट से महरूम हो गया हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा था और तहजीब खिलखिलाकर हंस पड़ी। जोशू के जरिए बहुत सी सहूलतें मैसर आ गई थीं, लेकिन कुछ मामलात ऐसे थे जो मुझे खुद ही निपटाना थे। जोशू को ज्यादा जहमत देना मुनासिब नहीं था। काम का आगाज करने के लिए माली तौर पर मजबूत होना भी जरूरी था। रकम के हुसूल के लिए कोई जायज जरिया मेरे सामने नहीं था। मैं इस सिलसिले में सोचता रहा। अब मैं बड़े से बड़ा जुर्म करने की अहलियत रखता था, लेकिन दुश्वारी ये थी कि मैं अकेला था। गिरोह बना सकता था, लेकिन ये बात मुझे मंजूर नहीं थी, क्योंकि उससे किसी भी वक्त मेरे कॉज को नुकसान पहुंच सकता था। जुए के सिलसिले में मैं कतन ना तजुर्बाकार था। मैंने बहुत से मंसूबे बनाए, लेकिन मुस्तरद कर दिए। मैं छोटे मामलात में उलझकर अपने असल मकसद को खतरे में नहीं डाल सकता था। फिर मुझे जोशू का ख्याल आ गया, जो न सिर्फ गिरोह रखता था, बल्कि अपनी जात में खुद भी एक गिरोह की हैसियत रखता था। ये सोचकर एक दिन मैं जोशू की तरफ चला गया। जोशू ने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया। अली, मैं तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं हूँ, उसने मोहब्बत आमेज लहजे में कहा। अगर कभी तुम्हें कुछ चीनी जवान अपने ताकुब में नजर आए तो बदगुमान न होना। उनके पेश नजर सिर्फ तुम्हारी हिफाजत होगी और कुछ नहीं। मैं अपनी इस गफलत पर दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा, क्योंकि मैंने अब तक ऐसी कोई बात नहीं की थी। साथ ही मुझे जोशियों पर प्यार भी आ गया। इस खुद गरज जमाने में कौन किसी को इतनी अहमियत देता है। मैंने कहा, मिस्टर जोशू, आप बहुत मेहरबान इंसान हैं। शायद मैं कभी आपकी मेहरबानियों का सिला न दे सकूं। उसने कहा, दोस्ती में ना मेहरबानी का तसव्वुर चलता है और ना सिले की कोई अहमियत होती है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अली, और तुम्हारी सलाहियतों से भी वाकिफ हूँ। यही वजह है कि मैं हर ताउन के लिए तैयार हूँ, लेकिन जबरदस्ती तुम पर कुछ थोपना भी नहीं चाहता। मैंने कहा, ये थोपने की बात आपने क्यों की? वो बोला, मैं जानता हूँ कि आजकल तुम माली मसाइल से दो चार हो। जोशू ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुमने इस सिलसिले में मुझसे तस्करा भी नहीं किया। मैंने खुद से बात छेड़ना मुनासिब न समझा कि तुम खुददार आदमी हो। हालांकि दोस्तों से बेतकल्लुफी में खुददारी को कभी अहमियत नहीं दी जाती। मैंने कहा, कमाल है, मैं तो इस वक्त आपके पास इसी सिलसिले में आया था। मैं रकम के हुसूल के सिलसिले में और तरीकों पर भी गौर कर चुका हूँ। जोशू ने तफक्कुर आमेज लहजे में कहा, मुझे अंदाजा है कि तुम किन खतूत पर सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इसका मशवरा हरगिज नहीं दूंगा। इस चक्कर में उलझकर तुम अपने असल मकसद से दूर हो जाओगे। मैं हैरान रह गया, गोया मेरे सिलसिले में जोशू भी मेरी ही तरह सोच रहा था। मैंने कहा, मिस्टर जोशू, एक किसी बात ने तो मुझे रोक रखा है, वरना मैं कब का हरकत में आ चुका होता, लेकिन मेरे सामने और कोई रास्ता भी तो नहीं है। उसने कहा, अहमकाना बात है। तुम्हें जितनी रकम दरकार है मुझसे बतौर कर्ज ले लो, जब जी चाहे लौटा देना। मैं सोच में पड़ गया।
ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जोशु ने मेरी उलझन भांप ली थी। बोला, बस अली, अब इस सिलसिले में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, उसने कहा और उठकर चला गया। कुछ देर के बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक सूटकेस था। उसने सूटकेस खोल कर मेरे सामने रख दिया। सूटकेस डॉलरों से भरा हुआ था। मैंने एहतजाज किया, लेकिन मिस्टर जोशु, ये तो बहुत ज्यादा है। वो बोला, ऐसा लग रहा है लेकिन है नहीं, ये सिर्फ 6 लाख डॉलर हैं। जब भी जरूरत हो तो तुम मजीद तलब कर सकते हो। मैंने कहा, गोया मैं 6 लाख डॉलर का मकरूज हो जाऊंगा। वो बोला, फजूल बातें मत करो, जब जी चाहे वापस कर देना। आदमी की कीमत लाखों और करोड़ों में नहीं लगाई जा सकती, जबकि तुम्हारी बात ही कुछ और है। तुम कोई आम आदमी नहीं हो, तुम अली यार खान हो और मैं तुम्हारी कदर खूब जानता हूँ। मैंने कहा, बेहतर मिस्टर जोशु, और शुक्रिया, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप ये रकम मेरे नाम से किसी बैंक में जमा करा दें। जोशु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब अपना नाम भी बता दो। मैंने कहा, मेरा नाम साइमन हैकल है और फिलहाल मैं यहूदी हूँ। जोशु ने सर हिलाते हुए कहा, बहुत खूब, इसका मतलब है तुम माइकल जोशर के चक्कर में पड़ गए हो। मैंने कहा, जी हाँ, यही बात है। वो बोला, तो ठीक है मिस्टर हैकल, आप कल यहाँ तशरीफ ले आइए, कुछ कागजात पर दस्तखत कर दीजिएगा, कल ही रकम बैंक में जमा हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।